हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूकेपीएससी लेक्चरर फिजिक्स एग्जाम के लिए, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी जीआईसी लेक्चरर एग्जाम के लिए, आप लोग यूपी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग राजस्थान का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होने वाला है लेक्चरर का या सेकंड ग्रेड का, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो टॉपिक जो मैं आपको करा रहा हूँ वन शॉट में, ये आपके कोर्स का पार्ट होने वाला है, चाहे फिर वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो और चाहे वो रेडियो एक्टिविटी हो। तो अगले कुछ घंटे में हम न्यूक्लियर रिएक्शन और जो रेडियो एक्टिविटी है उसको कंप्लीटली क्लियर करेंगे। क्या थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक जो कुछ भी पूछा जा सकता है वो आपको सारा क्लियर करेंगे। क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, सारा क्लियर करेंगे। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है ना। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन की। न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा, एक पेरेंट न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दिख रही है यहाँ पर। इस इक्वेशन में एक पेरेंट न्यूक्लियाई है जिसको यहाँ पर एक्स से लिखा गया है। इस एक्स के ऊपर कोई इंसिडेंट पार्टिकल जो कि एनर्जेटिक होगा, उसकी बॉम्बार्डमेंट कराई जाती है, उसकी बॉम्बार्डमेंट कराई जाएगी। जब दोनों ये रिएक्ट करेंगे, ये जिस तरह से मोमेंटम होता है ना, जैसे जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कॉलिजन करता है तो वो कॉलिजन वाला प्रोसेस है। तो जब ये इससे टकराएगा तो यहाँ पर एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा, और ठीक वैसे ही जैसे कॉलिजन में होता है वो सेपरेट होते हैं, या फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट निकलता है तो वो रिजल्ट निकलेगा तो एक नया न्यूक्लियाई बनेगा। उसके बाद एक अलग पार्टिकल निकल रहा होगा जिसको प्रोडक्ट पार्टिकल कहेंगे, और एनर्जी या तो रिलीज हो रही होगी या एनर्जी का जो कि कुछ भी होगा, क्यू की वैल्यू प्लस होगी माइनस होगी, वो सारी की सारी यहाँ पर इक्वेशन होगी। तो इसमें होगा क्या, इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कोई एनर्जेटिक पार्टिकल, ये एनर्जेटिक पार्टिकल कोई भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है और गामा भी हो सकता है। तो कोई भी एनर्जेटिक पार्टिकल एक पेरेंट न्यूक्लियाई के साथ कॉलिजन करेगा, पेरेंट न्यूक्लियाई के साथ क्या करेगा, कॉलिजन करेगा, और कॉलिजन के बाद एक प्रोडक्ट पार्टिकल बनेगा, साथ ही साथ एक जो डॉटर न्यूक्लियाई वो बनेगा। यहाँ जो कंपाउंड न्यूक्लियाई है इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। तो एक डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा और साथ में एनर्जी या तो रिलीज होगी या एनर्जी उस इक्वेशन को चाहिएगी। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। वो न्यूक्लियाई जो कि जिसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट कराया जाएगा इंसिडेंट पार्टिकल का, उसको हम कहेंगे पेरेंट न्यूक्लियाई। वो न्यूक्लियाई जिसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट कराया जाएगा इंसिडेंट पार्टिकल का, उसको हम कहेंगे पेरेंट न्यूक्लियाई। और वो न्यूक्लियाई जो प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा उसको हम कहेंगे डॉटर न्यूक्लियाई, उसको हम क्या कहेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई। और जो पार्टिकल बाहर निकलेगा उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट पार्टिकल। अब यहाँ पर जो X और A है, मतलब जो LHS वाले होंगे, रिएक्शन के दो साइड, एक LHS और एक RHS। तो LHS वाले जो है उनको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स, यानी कि यहाँ पर जो X है और A है वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। और जो RHS वाले हैं जो कि प्रोडक्ट और डॉटर न्यूक्लियाई है वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे प्रोडक्ट। तो Y और B जो है उनको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। इस इक्वेशन को यदि हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसमें इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना हो तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाएगा, X A B Y। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस इक्वेशन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, X A B को आपने ब्रैकेट में लिखा और Y। तो इसका मतलब ये है कि X के ऊपर A इनका जो है वो बॉम्बार्डमेंट कराया जाएगा और Y के साथ B जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये है X के ऊपर A का क्या कराया जाएगा, बॉम्बार्डमेंट कराया जाएगा, और Y के साथ B जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं वो इस फॉर्म में मिल सकते हैं, आपको इस तरह से क्वेश्चन लिख के दिया जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो इस रिएक्शन का Q वैल्यू क्या होगी या रिजल्ट क्या होगा, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है Q वैल्यू। ये Q जो है ये क्या है, एनर्जी है, तो इसको बोलते हैं Q वैल्यू या एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। Q वैल्यू या फिर एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब रिएक्शन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, Q वैल्यू के ऊपर। ठीक है, रिएक्शन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, ये Q वैल्यू के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले Q वैल्यू आप निकालोगे कैसे, Q वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब LHS वाले जो साइड है उसमें जो भी आपको दिया हुआ है न्यूक्लियाई और जो पार्टिकल दिया हुआ है उनका मास लेना है, आपको सम करना है उनके मास का, माइनस करना है मास ऑफ प्रोडक्ट यानी कि जो RHS वाले हैं उनका जो मास है, उनका जो प्रोडक्ट लेना है और उनको उन प्रोडक्ट के मास को रिएक्टेंट के मास में से माइनस करना है।
और उसको मल्टीप्लाई कर देना है सी स्क्वायर से, अगर आपको किस में चाहिए आंसर, जूल में। अगर आपको आंसर किस में चाहिए, जूल में। वही अगर आपको एएमयू में चाहिए तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट कर देना, और उसका जो आंसर आएगा वो एएमयू में आ जाएगा। किस में आएगा, एएमयू में। अगर ये जो Q वैल्यू है वो लेस देन 0 आती है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि Q की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आती है तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है कि इस रिएक्शन में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी, इस रिएक्शन में जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी, इस रिएक्शन को चलाने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आने का मतलब है इस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलेगी, यानी कि ये रिएक्शन आगे खुद ब खुद चल सकती है। तो एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है उसको अगर आपको चलाना है, आगे सस्टेन कराना है, तो उसको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। और एक्सोथर्मिक में एनर्जी इतनी बन जाती है कि वो आगे रिएक्शन खुद चल सकती है। ठीक है, तो ये Q वैल्यू लेस देन 0 होगी तो क्या होगा, क्या इक्वेशन कहलाएगी या किस तरह की एनर्जी होगी, तो वो आपको याद रखना है। और Q ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, Q की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको याद रखना है। जूल में आएगी तो कैसे निकालना है, एएमयू में आएगी तो कैसे निकालना है, आपको याद रखना है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मास। मास का कंजर्वेशन का मतलब है ये जो न्यूक्लियाई लिखे हुए हैं, तो यहां पर जो ये वाला नंबर लिखा हुआ है, ये वाला नंबर, ये नंबर कहलाता है एटॉमिक मास। तो ये एटॉमिक मास का जो है वो कंजर्वेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एलएचएस साइड में जो रिएक्टेंट्स हैं उनके जो मास है वो कितने हैं, 4 और 14, 4 एंड 14। तो इनका अगर आप सम करोगे रिएक्शन के पहले, तो रिएक्शन के पहले जो सम है वो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। रिएक्शन के पहले सम कितना आ रहा है, 18। रिएक्शन के बाद भी ये जो सम है वो 18 ही आना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं होता तो इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन है वो सही नहीं है। अब रिएक्शन के बाद चेक करो, तो रिएक्शन के बाद यहाँ पर जो एटॉमिक मास है वो 17 है और यहाँ इसका एटॉमिक मास है 8, तो टोटल ये भी कितना बन रहा है, 18। यानी कि जो मास है वो कंजर्व है। फिर आपको चेक करना होता है चार्ज। तो ये जो लिखा हुआ है, ये वाला, ये नीचे वाला जो लिखा हुआ है, ये चार्ज नंबर को शो करता है। किसको शो करता है, चार्ज नंबर को। तो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद ये बैलेंस होना चाहिए। तो रिएक्शन के पहले ये कितना है, 2 + 7 कितना हो गया, 9। और रिएक्शन के बाद 8 + 1 ये कितना हो गया, 9। तो यहाँ इस तरह से आपको चेक करना है कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर एंड चार्ज नंबर। तो चार्ज और मास का कंजर्वेशन होना चाहिए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होने चाहिए अगर आपको न्यूक्लियर रिएक्शन कंप्लीट करना है तो। दूसरा आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम जो पार्टिकल के हैं बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व होने चाहिए, है ना। यानी कि समेशन ऑफ मोमेंट किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ये दूसरा लॉ है। तीसरा लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद, पहले और बाद दोनों केस में जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। अगर एनर्जी बैलेंस नहीं है तो भी जो इक्वेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। कॉमन न्यूक्लियर रिएक्शंस कुछ जो आपको एग्जांपल्स में देखने को मिल सकती हैं या जिनके ऊपर एग्जांपल बनते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन है 2He4, 2He4 का मतलब है अल्फा पार्टिकल। तो ये क्या है, अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल जो है उसका जो चार्ज हो गया, चार्ज मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, ये आपको क्वेश्चंस में भी काम आएगा। तो चार्ज कितना हो गया, 2E। ये 2 लिखा हुआ है ना, चार्ज कितना हो गया, 2E। और इसका जो मास है, मास वो कितना हो गया, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इसकी रिएक्शन कराई किससे, न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन से इसकी रिएक्शन कराई, मतलब इसका बॉम्बार्डमेंट कराया किसके ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर। तो यहां पर हमारे पास बना फ्लोरीन। ये फ्लोरीन जो है वो कंपाउंड न्यूक्लियस है। वो कौन सा न्यूक्लियस है, कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया। और फिर ये डिसइंटीग्रेट हो गया, ये कंपाउंड न्यूक्लियस है, डिसइंटीग्रेट होकर इसने क्या बनाया, ऑक्सीजन बनाया। बाहर क्या निकला, बाहर निकला 1H1, है ना। बाहर क्या निकला, 1H1। इस इक्वेशन को आप चेक करो, इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस होगी, चार्ज नंबर में भी, मास नंबर में भी, साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन, उन सभी में ये बैलेंस होगी। अभी ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं अल्फा पी रिएक्शन। अल्फा पी रिएक्शन मतलब क्या है इसका, कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका तो कराया जा रहा है बॉम्बार्डमेंट, और प्रोटॉन जो है वो बाहर निकल रहा है। तो बाहर कौन निकल रहा है, प्रोटॉन बाहर निकल रहा है। बाहर कौन निकल रहा है, प्रोटॉन बाहर निकल रहा है। जैसे कि पीएन रिएक्शन, तो पीएन रिएक्शन का मतलब क्या है कि प्रोटॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया जाएगा। तो बोरोन के ऊपर किसका बॉम्बार्डमेंट कराया जा रहा है, प्रोटॉन का। बाहर कौन निकलेगा, न्यूट्रॉन। तो बाहर कौन निकल रहा है, न्यूट्रॉन।
पी अल्फा रिएक्शन, पी अल्फा रिएक्शन का मतलब है कि जो बॉम्बार्डमेंट कराया जाएगा वो किसका कराया जाएगा, प्रोटॉन का। बाहर कौन निकलेगा, बाहर निकलेगा अल्फा पार्टिकल। पी गामा रिएक्शन, पी गामा रिएक्शन का मतलब है बॉम्बार्डमेंट कराया जाएगा किसका, प्रोटॉन का। बाहर कौन निकलेगा, गामा। एनपी रिएक्शन, एनपी रिएक्शन का मतलब है कि बॉम्बार्डमेंट कराया जाएगा किसका, न्यूट्रॉन का। बाहर कौन निकलेगा, बाहर निकलेगा प्रोटॉन। गामा एन रिएक्शन, गामा एन रिएक्शन का मतलब है कि बॉम्बार्डमेंट कराया जाएगा गामा रेज का। बाहर कौन निकलेगा, न्यूट्रॉन। तो इक्वेशंस जो हैं एग्जाम्पल में या जो क्वेश्चन में आपको ऐसा भी मिल सकती है कि एक पी एन रिएक्शन है जो कि बोरोन से रिएक्ट कर रहा है, बोरोन से रिएक्ट कर रहा है, तो उस इक्वेशन में जो क्यू वैल्यू है उसकी वैल्यू बताओ। तो अब आपको इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी। पी एन का मतलब है कि प्रोटॉन का बॉम्बार्डमेंट कराना है और न्यूट्रॉन जो है एग्जिट होगा। किस पे करा रहा है, बोरोन पे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस, इनको याद भी रखोगे तो फायदे में रहोगे। उसके बाद दो प्रोसेस होती है, एक होती है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस और एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। बहुत पढ़ा होगा आपने। न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है पहले हम वो समझेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें न्यूक्लियर फिजन। फिजन जो शब्द है उसका मतलब होता है तोड़ना। फिजन जो शब्द है उसका मतलब होता है तोड़ना। तो न्यूक्लियर फिजन का मतलब है कि जब एक भारी नाभिक, भारी हैवी न्यूक्लियाई को दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में तोड़ दिया जाए जिनका मास कंपेरेबल हो, मतलब जिनका मास आपस में लगभग बराबर हो। तो जब एक हैवी न्यूक्लियाई को स्प्लिट कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए कंपेरेबल मास वाले न्यूक्लियाइज में, दो छोटे छोटे कंपेरेबल मास वाले न्यूक्लियाई में तोड़ दिया जाए और प्रोसेस के अंदर एनर्जी लिबरेट हो, एनर्जी लिबरेट हो मतलब एनर्जी जनरेट हो, तो ऐसी प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस कहते हैं। ऐसी प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस कहते हैं। जो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस का फिनोमिना है ये सबसे पहले डिस्कस किया था या डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ऑटोन ने। किसने डिस्कस किया था, साइंटिस्ट ऑटोन ने। खैर आपसे ये कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद नील्स बोहर और जे व्हीलर ने इसके ऊपर काम किया और लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो आया था वो इसी के ऊपर आया था। तो कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस जो है उसके बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल, एक शेल मॉडल होता है, आपको पता होगा। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से यहाँ जो रिलेट कर पाते हैं हम न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को कर पाते हैं। अब एक हमारे पास एलिमेंट होता है यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 का फिजन कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो यूरेनियम 235 के ऊपर बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है किसका, न्यूट्रॉन का। फिर एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है, कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है 92 यूरेनियम 236 जो कि अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होगा तो ये डिसइंटीग्रेट होगा, डिसइंटीग्रेट होगा तो ये बनाएगा बेरिलियम और क्रिप्टॉन। क्या बनाएगा, बेरिलियम और क्रिप्टॉन, और लगभग 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे और एनर्जी लिबरेट होगी। अब ये जो रिएक्शन लिखी हुई है स्टैंडर्ड रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है स्टैंडर्ड रिएक्शन है। एग्जाम के अंदर आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि आपको एक इक्वेशन लिख के दे दी ये वाली, और इस इक्वेशन में कोई भी एक पार्ट हिडन छोड़ दिया, उसकी जगह ब्लैंक छोड़ दिया, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें यहाँ पर क्या आएगा। तो आपको ये वाली इक्वेशन तो एटलीस्ट कम से कम याद रखनी है। यूरेनियम 235 का जब भी फिजन होगा तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। कितनी रिलीज होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पर न्यूक्लियन के हिसाब से बात करें, मतलब इसमें 235 का भाग दे दे, 200 में 235 का भाग दोगे तो 200 में 235 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 200 में आपने 235 का भाग दिया तो ये आएगा 0.8। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ओवरऑल जनरेट हो रही है, और पर न्यूक्लियन कितनी जनरेट हो रही है, 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर न्यूक्लियन कितनी जनरेट हो रही है, 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो 235 यहां पर लिखा हुआ है ये एटॉमिक मास भी है, साथ ही साथ इसको न्यूक्लियन भी बोलते हैं। तो पर न्यूक्लियन आपको कभी भी निकालना हो तो उसमें केस में आपको जो एटॉमिक मास है उससे डिवाइड कर देना है। तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है छोटे छोटे, कि कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, टोटल एनर्जी कितनी लिबरेट होगी, पर न्यूक्लियन में कितनी होगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब भी हम यूरेनियम 235 का, बाण में यूरेनियम 235 का जब भी फिजन करते हैं तो एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स लिबरेट होते हैं। पर 0.5 अब कैसे डिफाइन करोगे, मतलब 2.5 न्यूट्रॉन को तो कैसे डिफाइन करोगे। तो एवरेज है ये, एवरेज नंबर मतलब कभी 2 हो सकते हैं, कभी 3 हो सकते हैं, है ना। तो सबका एवरेज निकाल के बताया गया है। तो 2.5 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो लिबरेट होते हैं। ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं। फास्ट न्यूट्रॉन का मतलब ये बहुत तेजी के साथ चलते हैं। ये जितने भी 2.5 न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है बहुत तेजी के साथ चलते हैं, और इनकी जो एनर्जी है हर किसी की, हर एक की, मतलब अगर 2.5 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं तो हर एक की एनर्जी जो है वो लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। किसके आसपास होती है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है।
तो ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं जो बहुत तेजी से चल रहे हैं, ये रिएक्शन को एस्केप भी कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत देर से पढ़ाए जा रहा हूँ और मैंने आपको कहा ब्रेक हो गया। कई ऐसे हो चुके होंगे, बहुत भयंकर तरीके से पक चुके होंगे। मान लो एक मिनट के, मान लो क्लासरूम वाला सिनेरियो है, ऑफलाइन क्लास चल रही है और बहुत बुरी तरह से पक चुके हो, तो क्या करोगे आप? बहुत तेजी से बाहर जाओगे, आपकी स्पीड बहुत तेजी से होगी। तो ठीक उसी तरह से ये है कि ये जो न्यूट्रॉन्स है बहुत फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, बहुत फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो जो रिएक्शन है उससे एस्केप कर सकते हैं, यानी कि बाहर निकल सकते हैं। तो इनको रिएक्शन से बाहर निकालने के लिए क्या जरूरी है कि इनकी स्पीड जो है उसको कम किया जाए, इनकी स्पीड को कम किया जाए। ये ठीक वैसा ही है कि अगर मैं सच में आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, आप पक रहे हो, तो बीच में जोक वगैरह मारने जरूरी है। अगर नहीं मारे तो उस केस में आप क्लास से बाहर भाग जाओगे, है ना। तो वो बीच में जो हंसी मजाक, हंसी टिटोली चलती रहती है, वो इसलिए की जाती है कि ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आप इन न्यूट्रॉन्स की तरह बाहर ना भागो। तो इन जो न्यूट्रॉन्स है उनको स्लो करना जरूरी है। तो यूरेनियम 235 का जो फिजन है, यूरेनियम 235 का जो फिजन है वो स्लो न्यूट्रॉन से किया जाता है। किससे किया जाता है? स्लो न्यूट्रॉन, जिनकी एनर्जी लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। यहाँ पर जो एनर्जी है वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पर वो बाहर भाग जाएंगे। बाहर भाग जाएंगे तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उनको धीरे किया जाए। धीरे करने के लिए क्या जरूरी है कि इनका जो बॉम्बार्डमेंट है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले जो न्यूट्रॉन्स है उनसे करा दिया जाए, या थर्मल न्यूट्रॉन्स का यूज किया जाए। किसका यूज किया जाए? थर्मल न्यूट्रॉन्स। थर्मल न्यूट्रॉन्स जिनकी जो एनर्जी है लगभग 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जिनकी जो एनर्जी है कितनी होती है? लगभग 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप याद रखोगे तो बेटर होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उनकी एनर्जी कितनी होती है, उसके अलावा जो थर्मल न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी होती है। तो ये क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बनते भी हैं। फिर उसके बाद यदि हम ये कहें कि 50 किलोग्राम यूरेनियम 235 का फिजन कराया जाएगा, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है? 4 × 10⁻15 जूल ऑफ एनर्जी। उसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है? 4 × 10⁻15 जूल ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी लगभग 20,000 टन ऑफ टीएनटी के बराबर है। टीएनटी मतलब ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, जो कि एक्सप्लोजिव है। तो जब 50 ग्राम यूरेनियम को हम फिजन प्रोसेस में लाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है 4 × 10⁻15 जूल, वो 20,000 टन ऑफ टीएनटी एक्सप्लोजन के बराबर है। ये वही बम है जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था और उसमें जो पावर निकली थी उसी के बराबर है। जो कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा उसका जो मास है वो ज़्यादा होना चाहिए फिजन प्रोडक्ट के मास से। उसका जो मास है वो फिजन प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? ये कंपाउंड न्यूक्लियस हो गया और ये फिजन प्रोडक्ट हो गए। तो ये जो फिजन प्रोडक्ट का मास है और इसका मास, इनको कंपेयर करोगे तो इसका मास जो है वो ज़्यादा होना चाहिए इन दोनों के मास से, सम के मास से, है ना। इन दोनों के सम के मास से ये जो मास है वो ज़्यादा होना चाहिए, ये आप याद रखना। यानी कि मास ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस शुड बी ग्रेटर देन मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल, पीपी लिख दिया मैंने। तो इन दोनों के सम से ज़्यादा होना चाहिए। फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंपाउंड न्यूक्लियस की, जो कंपाउंड न्यूक्लियस बीच वाला, वो कम होनी चाहिए फिजन प्रोडक्ट से। वो कम होनी चाहिए किससे? फिजन प्रोडक्ट से। फिजन प्रोडक्ट मतलब जो बाहर निकल रहे हैं उनसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होनी चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होगा। तो अगर कंपाउंड न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो गई तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट्स। इसलिए जो कंपाउंड न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट्स। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच फिजन ऑफ यूरेनियम द टू फ्रेगमेंट। ये हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी यूरेनियम का फिजन होगा तो बेरिलियम और क्रिप्टॉन ही निकलेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। इनके अलावा इसके आइसोटॉप्स भी बन सकते हैं जो मिडिल वेट एटम्स का काम करते हैं, मिडिल वेट एटम्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा बेरिलियम या क्रिप्टॉन ही बनेंगे, मिडिल या इनके जो आइसोटॉप्स है वो भी निकल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन लिखी भी गई है कि इस पे न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया गया तो यहाँ पर जीनॉन और एसआर ये निकल गया, या एलए और बीआर निकल गया, यानी कि इनके आइसोटॉप्स भी निकल सकते हैं। तो जरूरी नहीं हमेशा बेरिलियम और क्रिप्टॉन ही निकलेंगे, है ना। तो ये हमेशा आप मान के मत बैठ जाना, फिक्स नहीं है ये। न्यूट्रॉन जो रिलीज होंगे फिजन प्रोसेस में उनको प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन कहा जाएगा।
फिजन प्रोसेस में जो न्यूट्रॉन रिलीज होंगे उनको क्या कहा जाएगा? प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन। मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादातर किसके फॉर्म में अपीयर होगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पर एक स्लो न्यूट्रॉन है, वो अप्रोच कर रहा है यूरेनियम 235 पर, फिर एक कंपाउंड न्यूक्लियस बना। कंपाउंड न्यूक्लियस बनने के बाद उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। डिसइंटीग्रेशन के बाद बेरिलियम क्रिप्टॉन बने और साथ में न्यूट्रॉन भी निकले। तो ये जो न्यूट्रॉन के साथ एनर्जी निकल रही है, एनर्जी ज्यादातर किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। फिर आती है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्या होती है? जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो न्यूक्लियर फिजन के बाद 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल रहे हैं विद द प्रोडक्ट, ये हमने देखा है ना। न्यूक्लियाई जो निकल रहा है डॉटर न्यूक्लियाई, उसके साथ 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, ये हमने देखा। फेवरेबल कंडीशंस, यदि कंडीशन फेवरेबल हैं तो ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, जो 3 न्यूट्रॉन निकले, ये फर्दर फिजन कर सकते हैं। ये दूसरे जो न्यूक्लियाई हैं उनके साथ, दूसरे न्यूक्लियाई मतलब जो यूरेनियम है उसके साथ टक्कर कर सकते हैं, या उसका जो बाई प्रोडक्ट निकला उसके साथ टक्कर कर सकते हैं। तो इस तरह से लगातार चेन बनती जाती है, और चेन बनती जाती है तो ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियर फिजन की, ये क्या कहला जाती है? ये कहलाती है चेन रिएक्शन। और ये कब तक चलती रहती है? जब तक कि यूरेनियम पूरा कंज्यूम नहीं हो जाता। जब तक कि यूरेनियम पूरा कंज्यूम नहीं हो जाता तब तक ये चेन रिएक्शन चलती रहती है, और इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। चेन रिएक्शन में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग फिजन इंक्रीज वेरी फास्ट। चेन रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हैं फिजन के बाद, वो लगातार बहुत तेजी से क्या होते रहेंगे? बढ़ते रहेंगे। तो इस फिजन प्रोसेस के बाद जो एनर्जी का अमाउंट बाहर निकलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। उसका मैग्नीट्यूड लगातार बहुत तेजी के साथ क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, है ना। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब जो चेन रिएक्शन है उसमें क्या क्या डिफिकल्टी आती है वो हम देखेंगे। जो हम चेन रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना, इस चेन रिएक्शन में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, आ सकती है, वो हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, यूरेनियम 238 की बात करें तो जो न्यूट्रॉन्स का एब्जॉर्प्शन है यूरेनियम 238 से, तो इंडिया में जो मेजर है ना, या जो नेचुरली जो ज्यादातर पाया जाता है वो पाया जाता है यूरेनियम 238। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन बाय यूरेनियम 238, द मेजर पार्ट इन नेचुरल यूरेनियम। यूरेनियम का जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो यूरेनियम को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो नेचुरली उसका जो आइसोटोप होता है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो होता है यूरेनियम 238, जिसकी अबेंडेंसी मतलब जिसकी जो मात्रा है वो कितनी होती है? 99.3%। बाकी जितने भी आइसोटोप्स हैं उनसे 99.3% ज़्यादा होता है कौन? यूरेनियम 238। जबकि यूरेनियम 235 जो है उसकी अबेंडेंस बहुत कम होती है, वो 0.7% ही होती है। अवेलेबिलिटी उसकी कितनी होती है? 0.7%। और ऐसा पाया गया है कि यूरेनियम 238 जो है वो फास्ट न्यूट्रॉन्स के साथ फिजनेबल है, जबकि यूरेनियम 235 जो है वो किसके साथ फिजनेबल है? स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ। यूरेनियम 238 फास्ट न्यूट्रॉन्स के साथ फिजनेबल है, उनके साथ वो फिजन प्रोसेस इजीली कर सकता है, जबकि यूरेनियम 235 स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ फिजनेबल है। यूरेनियम 238 के लार्ज परसेंटेज की वजह से, यूरेनियम 238 के लार्ज परसेंटेज की वजह से ज्यादा पॉसिबिलिटी किस बात की रहती है कि कॉलिजन ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन का जो कॉलिजन है वो किसके साथ हो? यूरेनियम 238 के साथ हो, क्योंकि जो ज्यादा अवेलेबल होगा टक्कर उसके साथ होगी। और ऐसा पाया जाता है कि जब ये यूरेनियम 238 के साथ टक्कर करते हैं तो ये स्लो हो जाते हैं। तो इट इज फाउंड दैट द न्यूट्रॉन्स गेट स्लो डाउन ऑन कोलाइडिंग विद यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 के साथ जब ये टक्कर करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? स्लो हो जाते हैं। जब ये स्लो हो जाएंगे तो आगे जब प्रोसेस करेंगे तो यूरेनियम 238 को तो हमेशा फास्ट न्यूट्रॉन से चाहिए, पर ये क्या पड़ जाते हैं? स्लो पड़ जाते हैं। स्लो पड़ जाते हैं तो फर्दर जो फिजन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये स्लो हो जाते हैं, और चेन रिएक्शन क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। तो अब इस चेन रिएक्शन को सस्टेनेबल बनाने के लिए, इसको लगातार चलाए रखने के लिए क्या जरूरी है कि यूरेनियम 238 को कम से कम दिखाया जाए न्यूट्रॉन को, क्योंकि उसको ज़्यादा दिखाओगे तो एक बार तो चलो रिएक्शन हो जाएगी, पर बाद में वो स्लो हो जाएंगे तो फिर वो खत्म खेल। तो सस्टेनेबल चेन रिएक्शन के लिए, यानी कि यूरेनियम 238 को अगर आपको रिएक्शन में नहीं लाना है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी है कि 235 को अलग किया जाए। 235 जो यूरेनियम है उसको सेपरेट कर लिया जाए, ऑर्डिनरी यूरेनियम जो है उससे क्या किया जाए? सेपरेट किया जाए।
और यूरेनियम 238 से 235 को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एनरिचमेंट। क्या बोलते हैं? एनरिचमेंट। जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इजराइल ईरान की जो लड़ाई हुई थी अमेरिका से, उसमें लड़ाई किस बात की थी कि जो ईरान है वो एनरिचमेंट कर रहा था यूरेनियम का, है ना। तो वो एनरिचमेंट जो है, वो एनरिचमेंट का मतलब ये है कि 235 जो है उसको सेपरेट करना किससे? 238 से, ठीक है। और 238 से यूरेनियम 235 अगर सेपरेट होता है तो स्लो न्यूट्रॉन से भी जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद यदि न्यूट्रॉन स्लो डाउन भी हो जाते हैं, इफ न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन बाय एनी मेथड, किसी भी मेथड से स्लो डाउन हो जाते हैं तो एनर्जी कितनी? लगभग 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर एब्जॉर्प्शन बाय 238 बिकम वेरी लो, व्हाइल द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर फिजन यूरेनियम 235 बिकम्स हाई। तो वो स्लो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी टक्कर कर सकते हैं किसके साथ? किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं? 235 के साथ वो रिएक्शन कर सकते हैं। जो फास्ट न्यूट्रॉन हैं, जो पहले तेजी से चल रहे थे, उनको स्लो करने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है या जो डिवाइस यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं मॉडरेटर्स। क्या कहते हैं? मॉडरेटर्स। तो मॉडरेटर की हेल्प से जो फास्ट न्यूट्रॉन, इनिशियली जो फास्ट न्यूट्रॉन है उनको स्लो किया जाता है। स्लो किससे किया जाता है? मॉडरेटर से। मॉडरेटर जो है वो क्या करते हैं? न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या कर देते हैं? स्लो कर देते हैं। न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो कर देते हैं। मॉडरेटर के फॉर्म में जो काम लिया जाता है वो किसका लिया जाता है? ग्रेफाइट और हैवी वाटर। ये आप याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मॉडरेटर के फॉर्म में ग्रेफाइट और हैवी वाटर का यूज किया जाता है। ये न्यूट्रॉन की जो स्पीड है उसको स्लो कर देते हैं, जो हमें चाहिए। किसके लिए? यूरेनियम 235 के फिजन प्रोसेस के लिए, क्योंकि फास्ट जो है वो तो एस्केप कर सकते हैं, तो स्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए? मॉडरेटर चाहिए। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है क्रिटिकल साइज। अगर हमें सस्टेनेबल चेन रिएक्शन चाहिए तो उस केस में साइज भी मैटर करता है। किसका साइज? न्यूक्लियस जो है उसका साइज। तो न्यूट्रॉन्स एमिटेड ड्यूरिंग फिजन आर वेरी फास्ट। फिजन के दौरान जो न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं वो बहुत तेज बाहर निकलते हैं, बहुत तेज स्पीड होती है उनकी, और धीरे होने के पहले वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। मान लो न्यूट्रॉन यहाँ से बाहर निकला और यहाँ आते आते वो स्लो हो रहा है, यहाँ आते आते स्लो हो रहा है और यहाँ उसका एग्जिट है। तो यहाँ से और यहाँ तक आते आते उसने एक अच्छी खासी डिस्टेंस कवर की। क्या कवर की? एक डिस्टेंस कवर की, ठीक है। तो यदि जो साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल है, फिजनेबल मटेरियल मतलब जिसके अंदर ये टक्कर हो रही है, तो यदि फिजनेबल मटेरियल, टारगेट मटेरियल, उसका साइज छोटा है, उसका साइज कम है, तो जो न्यूट्रॉन है वो फिजनेबल मटेरियल से क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो न्यूट्रॉन्स एमिट विल एस्केप द फिजनेबल मटेरियल बिफोर दे आर स्लो डाउन। तो वो ठंडा होने के पहले ही फिजनेबल मटेरियल से क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। और चेन रिएक्शन जो है वो सस्टेनेबल नहीं रह पाएगी। इसलिए एक ऐसा साइज होना चाहिए कि उसके होने तक वो जो न्यूट्रॉन है वो फिजनेबल मटेरियल के अंदर ही रहे। और वो साइज जो है, वो साइज क्या कहलाता है? क्रिटिकल साइज कहलाता है। वो साइज जो है वो साइज क्या कहलाता है? क्रिटिकल साइज कहलाता है। यदि जो साइज है फिजनेबल मटेरियल का वो बहुत ज्यादा लार्ज हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए जहां तक कि जो न्यूट्रॉन है वो उसको एस्केप ना करे। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आइडियल साइज हमेशा नहीं लेंगे, जो क्रिटिकल साइज है उससे थोड़ा सा साइज ही ऊपर लेके चलते हैं। चेन रिएक्शन एक बार जब स्टार्ट हो जाती है, जब भी चेन रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो जाती है तो क्या वो स्टेडी रहेगी, एक्सेलरेट होगी, या वो मंदी पड़ जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी, मतलब डी एक्सेलरेट हो जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा एक फैक्टर के ऊपर जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन फैक्टर। जिसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन फैक्टर। इस रिप्रोडक्शन फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये रिप्रोडक्शन फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि न्यूट्रॉन्स कितनी तेजी से प्रोड्यूस हो रहे हैं अपॉन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितनी तेजी से न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अपॉन कितनी तेजी से उनकी खपत हो रही है, कितनी तेजी से उनका जो लॉस है वो हो रहा है। इसका जो रेशो है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं के वैल्यू मतलब रिप्रोडक्शन फैक्टर। यदि के की वैल्यू कम है तो के की वैल्यू 1 है, सॉरी, यदि के की वैल्यू 1 है तो उस केस में जितना रेट ऑफ प्रोडक्शन है न्यूट्रॉन्स का उतना ही रेट ऑफ लॉस है, मतलब जितने बन रहे हैं उतना ही खप रहे हैं। तो उस केस में जो चेन रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी? स्टेडी हो जाएगी। स्टेडी हो जाएगी मतलब
चलती रहेगी। और इस केस में जो फिजनेबल मटेरियल का साइज है उसको हम क्रिटिकल साइज कहेंगे। इस केस में जो फिजनेबल मटेरियल का साइज है उसको हम क्रिटिकल साइज कहेंगे, और उसका जो मास है उसको हम क्रिटिकल मास कहेंगे। उसका जो मास है उसको हम क्रिटिकल मास कहेंगे। यदि k की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है, k की वैल्यू 1 से ज़्यादा होने का मतलब है कि जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है और रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ लॉस है वो कम हो रहा है। मतलब बन ज़्यादा रहे और खप कम रहे हैं, बन ज़्यादा रहे और खप कम रहे हैं, तो k की वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो उस केस में जो चेन रिएक्शन है वो एक्सेलरेट कर जाएगी, एक्सेलरेट कर जाएगी, यानी कि अब तेज़ी से चलेगी। और इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा? एक्सप्लोजन, यानी कि बम फटना, है ना, वो एक्सप्लोजन होगा क्योंकि रिएक्शन तेज हो गई है। और रिएक्शन तेज हो जाएगी। इस केस में जो साइज है मटेरियल का, इस केस में जो मटेरियल का साइज है उसको हम कहेंगे सुपर क्रिटिकल साइज। सुपर क्रिटिकल साइज जो कि किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एटम बॉम्ब की। जो कि किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एटम बॉम्ब की। यदि k की वैल्यू लेस देन 1 है, तो k की वैल्यू लेस देन 1 है, उसका मतलब है कि जो न्यूट्रॉन्स है उनका लॉस रेट ज़्यादा है, प्रोडक्शन रेट कम हो गया, लॉस रेट ज़्यादा हो गया, तो k की वैल्यू कम हो गई। k की वैल्यू कम होगी तो चेन रिएक्शन कुछ देर चलेगी और उसके बाद वो अपने आप ही क्या होगी? रुक जाएगी। चेन रिएक्शन कुछ देर चलेगी, उसके बाद वो अपने आप ही रुक जाएगी। इस केस में जो फिजनेबल मटेरियल है, इस केस में जो फिजनेबल मटेरियल है उसको हम कहेंगे सब क्रिटिकल। इस केस में जो फिजनेबल मटेरियल है उसको हम क्या नाम देंगे? सब क्रिटिकल नाम देंगे। क्या नाम देंगे? सब क्रिटिकल नाम देंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो तरह की रिएक्शन आ रही है। एक आ रही है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, एक आ रही है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में उसको कंट्रोल किया जाता है आर्टिफिशियल मेथड से। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं रह जाता, है ना। जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, केवल एक को छोड़कर बाकी सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहां पर एक से ज्यादा जो न्यूट्रॉन्स हैं वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी जो रेट है वो स्लो होती है, इस रिएक्शन की जो रेट है वो स्लो होती है, बहुत तेजी के साथ चलती है। यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है। इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है, किसके अंदर? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमेशा एक्सप्लोजिव एनर्जी से कम रिलीज होती है। एक्सप्लोजिव एनर्जी से कम एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, जबकि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जिससे एक्सप्लोजन हो जाता है। चेन रिएक्शन के बेस पर, चेन रिएक्शन के ऊपर या चेन रिएक्शन के प्रिंसिपल पर कौन काम करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर काम करते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? तो न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? तो न्यूक्लियर रिएक्टर काम करते हैं चेन रिएक्शन के प्रिंसिपल पर। न्यूक्लियर रिएक्टर काम करते हैं चेन रिएक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, ठीक है। वहीं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के प्रिंसिपल पर कौन काम करते हैं? एटम बम। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के प्रिंसिपल पर कौन काम करते हैं? एटम बॉम्ब जो है वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। एनर्जी जो रिलीज होगी एटम बम के एक्सप्लोशन में, उसकी जो वैल्यू है वो 2000 टन होती है। कितनी होती है? 2000 टन ऑफ टीएनटी। टीएनटी का मतलब ट्राई नाइट्रोटाइलोइन। और टेम्परेचर जो पहुंच जाता है उस पर्टिकुलर प्लेस का जहां पर एटम बम का एक्सप्लोजन हो रहा है वो लगभग 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड तक का पहुंच जाता है। कितना? 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है ना, जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप यहां तक की जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपको इजीली समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है अ हैवी न्यूक्लियाई एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट व्हिच फ्लाइज ऑफ विद वेलोसिटी इन द रेशियो ऑफ 8:1। एक हैवी न्यूक्लियाई है जिसको फिजन प्रोसेस के थ्रू फ्रेगमेंट करके तोड़ दिया जाता है। जरूरी नहीं फिजन, मतलब कैसे भी करके उसको तोड़ दिया जाता है और 2 पार्ट में वो टूटता है। उन दोनों टुकड़ों की वेलोसिटी का रेशियो दिया है 8:1। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द फ्रेगमेंट, रेशियो बताना है जो फ्रेगमेंट्स बने, जो टुकड़े बने उनकी रेडियस का। तो हमने ये बात की जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगी वहां पर क्या कंजर्व होगा? एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहां पर आप क्या यूज करोगे? यहां पर आप यूज करोगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। क्या यूज करोगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
तो पहले तो रेस्ट में ही था, हैवी न्यूक्लियाई एट रेस्ट, तो ये तो जीरो हो गया। ये क्या बनेगा, ये बनेगा m1v1 प्लस m2v2। आपको क्या लेना है, आपको लेना है केवल और केवल मैग्नीट्यूड। तो m1v1 का मॉड इक्वल्स टू m2v2 का मॉड। यहां से आप क्या निकाल लोगे, यहां से आपको वेलोसिटी का रेशो दिया है v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा m2 अपॉन m1, और ये किसके इक्वल हो गया 8:1। तो आपको m2 अपॉन m1 का जो रेशो है वो गिवन है। अब आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जो r है वो प्रोपोर्शनल है a पावर 1/3। a का मतलब होता है मास, एटॉमिक मास। तो यहां से आपको r1 अपॉन r2 निकालना है, तो r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू हो जाएगा a1 अपॉन a2, और ये पावर कितनी हो जाएगी 1/3। अब m जो है उसको ट्रीट करो किसकी तरह, एटॉमिक मास की तरह, क्योंकि m प्रोपोर्शनल होता है m जो है वो प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास के। तो a2 अपॉन a1 का जो रेशो है वो हो जाएगा 8:1। a2 अपॉन a1 जो हो जाएगा 8:1, तो a1 अपॉन a2 हो जाएगा 1/8। तो यहां से आपके पास क्या बनेगा, यहां से बनेगा r1 अपॉन r2, ये हो जाएगा 1/8 और ये पावर 1/3। अब 1/8 मतलब 2 पावर 3, तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 1:2। तो आंसर क्या आ जाएगा 1:2, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन आपको गिवन है, एंड हीलियम न्यूक्लियस 1.1 एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम न्यूक्लियस की जो एनर्जी है पर न्यूक्लियन दी हुई है, यहां पर क्या दी हुई है, पर न्यूक्लियन। तो यहां पर BE पर A दिया है आपको, और ये ड्यूट्रॉन के लिए कितना है, ड्यूट्रॉन के लिए 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्यूट्रॉन के लिए। अब ड्यूट्रॉन के अंदर कितना है, 2 है एटॉमिक मास। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन आप निकाल लो। तो बाइंडिंग एनर्जी ड्यूट्रॉन की आप निकालोगे, D स्टैंड्स फॉर ड्यूट्रॉन, तो 2 इंटू क्या कर दोगे 1.1, तो 2 इंटू 1.1 करोगे तो ये आ जाएगा 2.2। ये 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी हो गई किसकी, ड्यूट्रॉन की। इसी तरह से आप निकाल लोगे हीलियम की। तो हीलियम के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है, हीलियम के लिए अल्फा पार्टिकल जिसको मैं लिख रहा हूं, तो यहां पर कितना है 4, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। तो यहां कितना आ जाएगा 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें ये बोला गया है इफ 2 ड्यूट्रॉन न्यूक्लियाई रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल हीलियम न्यूक्लियाई। तो रिएक्शन कैसे चल रही है, रिएक्शन ऐसे चल रही है 1H2 प्लस 1H2, 1H2 प्लस 1H2 करा तो क्या बना 2He4 बना, 2He4, और यहां पर निकला Q वैल्यू, है ना। तो 2 ने रिएक्शन किया तो क्या निकला Q, एनर्जी जो है वो बाहर आएगी। तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी वो हमें बताना है। हमें क्या बताना है, एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो हमें बताना है। तो एनर्जी कैसे रिलीज, कितनी रिलीज होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है किसकी, हीलियम की, उसमें से हम माइनस कर देंगे बाइंडिंग एनर्जी किसकी, ड्यूट्रॉन की। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम -2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की कितनी है 28 है, और 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2.2। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर एक सवाल सबसे बड़ा आपके दिमाग में आ सकता है कि आपने तो ये बताया था कि मास ऑफ रिएक्टेंट में से मास ऑफ प्रोडक्ट करना है माइनस, पर यहाँ मास की बात नहीं हो रही, यहाँ पर डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी माइनस हो रही है। तो बाइंडिंग एनर्जी होगी या काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उस केस में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करना है। उस केस में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो हमें गिवन है 1.0087 AMU and 1.0073 AMU. If the neutrons and protons combine to form a helium nucleus, यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करके हीलियम न्यूक्लियस बनाया जाता है, अल्फा पार्टिकल बनाया जाता है जिसका मास है 4.0015 AMU, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस विल बी। तो हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ये हमें पूछा गया है। देखो भाई, तो कैसे करेंगे, द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करके, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करके क्या बनाया जा रहा है 2He4 बनाया जा रहा है। तो यहां पर कितने न्यूट्रॉन लगेंगे, यहां पर 2 न्यूट्रॉन लगेंगे कम से कम, और 2 प्रोटॉन लगेंगे, क्योंकि 2 और 2 4, तो 4 ये हो गया, और यहां पर 2 1 जा 2, तो ये 2 हो गया। तो 2 न्यूट्रॉन लगेंगे और 2 क्या लगेंगे, प्रोटॉन लगेंगे। अब यहां पर हमें बाइंडिंग एनर्जी किसकी निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी हमें निकालनी है किसकी, हीलियम की। तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा M और इंटू C स्क्वायर,
और अगर एएमयू में चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो डेल्टा एम को हम एएमयू में निकाल लेंगे। तो डेल्टा एम की वैल्यू निकाल लिए। तो डेल्टा एम कैसे, मास ऑफ रिएक्टेंट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कौन कौन से हो गए, तो 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन माइनस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन है, हीलियम। तो हीलियम के जो मास है उसको माइनस कर देंगे। 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास कितना है 1.0087 प्लस 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना है 1.0073 और माइनस हीलियम का मास, हीलियम का मास कितना है 4.0015 है ना। तो ये हमारे पास मास आ जाएगा। इस मास को हम 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी जो आएगी हमारे पास, उस डेल्टा एम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 से, हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 1.0087, ये करा मैंने, प्लस 2 इंटू 1.0073, इसमें से हमने माइनस कर दिया 4.0015 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 931.5 से। तो हमारे पास आंसर आ गया 28.41। हमारे पास आंसर आ गया 28.41 और ये किस में आ गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। 28.41 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन में है भैया बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑक्सीजन के लिए दिया है 7.79। तो आपको दिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ए, ये वैल्यू कितनी है 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7.97 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 16 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से। तो ये तो हो गया पहला। एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन 17, तो बाइंडिंग एनर्जी O17 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.75 इंटू 17। हमें बताना है एनर्जी। तो एनर्जी जो रिलीज होगी बाइंडिंग एनर्जी वो कितनी होगी 7.75 इंटू 17 माइनस 7.97 इंटू 16 तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4.23। हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4.23, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं अभी तक वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन की। हालांकि न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह भी आते हैं, तो वो चीज़ आप लोग कर लेना अपने एंड पे। अभी जो हम एक शॉर्ट टर्म में इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं है ना, तो उसमें जो आपको पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो आपको पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है मॉडरेटर कौन होगा, कूलेंट का काम कौन करेगा, किस प्रिंसिपल पर काम करेगा, तो वो चीज़ें एक बार ज़रूर देख लेना। उसके बाद हम बात करें रेडियो एक्टिविटी की। तो रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना क्या होता है, तो रेडियो एक्टिविटी में क्या है कि कोई भी जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब होता है खड़े खड़े बिखर जाना। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हैवी एलिमेंट, हमें पता है कि कोई भी जो अनस्टेबल चीज़ है वो स्टेबल होना चाहती है, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, और चाहे फिर वो कोई न्यूक्लियाई हो। तो कोई भी जो अनस्टेबल चीज़ है वो स्टेबल होना चाहती है। स्टेबिलिटी के लिए उसको अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ती है, रिलीज करनी पड़ती है। तो ठीक उसी तरह से जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, वो अनस्टेबल होता है और उनको अनस्टेबिलिटी से किसकी तरफ जाना है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। उनको अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाना है तो वो क्या करेंगे, वो रेडिएट करेंगे, वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालेंगे। और खड़े खड़े अपनी एनर्जी को जो बाहर निकालना है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, एट अ टाइम एनर्जी को रिलीज करना। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हैवी एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो इसको क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। वो एलिमेंट जो ये फिनोमिना प्रोसेस करता है, जो ये फिनोमिना शो करता है, उस एलिमेंट को कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वो एलिमेंट जो ये फिनोमेना शो करता है उसको कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिविटी की सबसे पहले जो डिस्कवरी की वो किसने की, हेनरी बीक्वेरेल ने। रेडियो एक्टिविटी की सबसे पहले जो डिस्कवरी की वो किसने की, हेनरी बीक्वेरेल ने। और कब की, 1896 में। उसके बाद जो रेडियो एक्टिविटी यूरेनियम के अंदर रेडियो एक्टिविटी है, ये किसने डिस्कवर किया, ये किया पीरी क्यूरी और मैडम क्यूरी।
ये किसने डिस्कवर किया? पीरी क्यूरी ने। और उसके बाद मैडम क्यूरी ने एक नया रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कस किया जिसका नाम था रेडियम, जो कि यूरेनियम से 10 पावर 6 टाइम्स रेडियो एक्टिव था, जो यूरेनियम से 10 पावर 6 टाइम्स रेडियो एक्टिव था। इसके अलावा भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आए, जैसे कि यूरेनियम आया, रेडियम आया, थोरियम आया, पोलोनियम आया, नेप्टूनियम आया। यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, पोलोनियम और नेप्टूनियम। रेडियो एक्टिविटी, किसी भी सैंपल की जो रेडियो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करना मुश्किल है किसी भी फिजिकल पैरामीटर से। जैसे कि अगर आप उसको प्रेशर से कंट्रोल करना चाहें, उसको आप टेम्परेचर से कंट्रोल करना चाहें, उसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड या किसी केमिकल चेंज से आप कंट्रोल करना चाहें तो वो मुश्किल है। जितने भी न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, जितने भी न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, वो नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं। वो नेचुरली सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। लाइटर एलिमेंट्स का कन्वर्जन होना, कन्वर्जन ऑफ लाइटर एलिमेंट्स इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कोई भी जो लाइटर एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में यदि कन्वर्ट होता है, कैसे? जब उस पर बॉम्बार्डमेंट कराई जाती है फास्ट मूविंग पार्टिकल्स की। किसी भी लाइटर एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए उसके ऊपर फास्ट मूविंग जो पार्टिकल्स है उनकी बॉम्बार्डमेंट कराई जाती है, और इस तरह से जो लाइटर एलिमेंट है उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है या जो फिनोमिना है उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। उसको हम क्या नाम देते हैं? इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर इवेंट होता है। रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर इवेंट है, ना कि कोई एटॉमिक इवेंट है। रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर इवेंट है, ना कि कोई एटॉमिक इवेंट है। इसलिए इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। हैंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद रेडियो एक्टिविटी। इसलिए रेडियो एक्टिविटी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपस में कोई लेना देना नहीं होता है। न्यूक्लियर रेडिएशंस, किस तरह के रेडिएशन निकलेंगे? तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? जब उसने एक सैंपल लिया किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का और उसको एक लेड बॉक्स के अंदर रखा, लेड का जो बॉक्स है उसके अंदर रखा और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, और उसमें जो रेडिएशन है उसके एमिशन को अलाउ कर दिया। मतलब वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर रहा होगा, तो उसके जो एमिशन है, उसके रेडिएशन के एमिशन को उसने अलाउ किया एक छोटे से होल के थ्रू। छोटा सा होल बनाया और उस होल से जो रेडिएशन एमिट हो रहे थे उसकी उसने स्टडी की। उसकी स्टडी करने के लिए उसने क्या देखा? उसने जो रेडिएशन है उसको एंटर कराया किसके अंदर? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कराया तो उसको 3 रिजल्ट देखने को मिले। क्या क्या रिजल्ट मिले? वो रेडिएशन जो कि नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए, वो रेडिएशन जो कि नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए, उसको उसने क्या कहा? अल्फा रेज कहा। क्या कहा? अल्फा रेज। क्योंकि अल्फा रेज के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थे। अल्फा रेज के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा थे। फिर दूसरा उसने क्या ऑब्जर्व किया? वो रेडिएशन जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए, वो रेडिएशन जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए, उसको उसने कहा बीटा पार्टिकल। उसको उसने क्या कहा? बीटा पार्टिकल, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा थे। तीसरा उसने देखा वो रेडिएशन जो कि बिल्कुल सीधे निकल गए, उसको उसने कहा गामा रेज, जिसको ईएम वेव या फोटोन भी कहा गया, जिसको ईएम वेव या फिर फोटोन भी कहा गया। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ मुड़े वो बीटा पार्टिकल, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ मुड़े वो अल्फा पार्टिकल, और जो सीधे सीधे निकल गए वो कौन से थे? गामा रेज थे। तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट ऑब्टेन किया गया जब इन रेडिएशंस को कहां पर एंटर कराया गया? मैग्नेटिक फील्ड में। जब ये रेडिएशन मैग्नेटिक फील्ड में भी एंटर कराए गए तो भी सेम रिजल्ट ऑब्टेन किया गया। कोई भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो अल्फा और बीटा साथ में एमिट नहीं करते। कोई भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो अल्फा और बीटा दोनों को साइमल्टेनियसली एमिट नहीं करते। साथ ही साथ गामा रेज आर एमिटेड आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। पहले अल्फा निकलेगा, फिर बीटा निकलेगा, और फिर क्या निकलेगा? गामा पार्टिकल निकलेंगे। बीटा पार्टिकल्स जो है वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। हमें पता है कि नाभिक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर मारते रहते हैं, पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कहाँ से आ रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर से आ रहे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर से आ रहे हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन्स, अब हमें तो ये पता है कि न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, तो ये पार्टिकल्स कौन से हैं? तो न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डिके इनटू द, जो न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूट्रॉन होता है वो डिके होता है किसके अंदर? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर।
और ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलते हैं। तो न्यूट्रॉन का डिके हुआ पहले किसके अंदर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर, और फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं किसके फॉर्म में, बीटा रेज के फॉर्म में। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो बीटा पार्टिकल है वो कौन से पार्टिकल है और कहां से आ रहे हैं। अगर इन तीनों की प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया जाए, अल्फा, बीटा और गामा की, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इनकी प्रॉपर्टीज को अगर हम कंपेयर करें, 1 मिनट रुकना यार, पानी पी लेता हूं। यदि इन तीनों को कंपेयर किया जाए तो अल्फा पार्टिकल है जो वो हीलियम होंगे, न्यूक्लियस, और हीलियम न्यूक्लियस होगा और 2He4 होगा, आयोनाइज्ड हीलियम होगा। कैसा होगा, डबली आयोनाइज्ड हीलियम होगा। बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनस बीटा, बीटा जीरो या बीटा माइनस, बीटा प्लस या बीटा माइनस के फॉर्म में होंगे। गामा रेज फोटोन होंगे, EM वेव्स। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो होगा 2E, बीटा पार्टिकल का नेगेटिव चार्ज, और गामा रेज के पास कोई चार्ज ही नहीं है, ये जीरो चार्ज है। मास जो होगा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर जो बीटा पार्टिकल का चार्ज मास है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो गामा रेज है वो मासलेस है, यानी कि फोटोन जो है वो मासलेस है। अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो होगी 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। बीटा पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो लाइट की स्पीड का 1% से लेकर 99% तक कुछ भी हो सकता है। बीटा पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो 1% टू 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हो सकता है, और जो गामा रेज है वो लाइट की स्पीड से चलेंगी। काइनेटिक एनर्जी की रेंज की बात करें तो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी की रेंज है वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, जबकि बीटा पार्टिकल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी की रेंज है वो काइनेटिक एनर्जी लगभग 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होगी, और जो गामा रेज है उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगी। तो सबसे ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल की होगी। पेनेट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जो सबसे ज़्यादा हल्का होगा। भाई सबसे ज़्यादा टक्कर कौन मार सकता है, सबसे ज़्यादा तेज जो चल रहा हो, सबसे ज़्यादा तेज कौन चल रहा होगा, वो तेज चल रहा होगा गामा रेज, क्योंकि उसके पीठ पे तो कुछ बना ही नहीं है, मासलेस है। तो पेनेट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, गामा की, फिर किसकी होगी, बीटा की, और सबसे कम पेनेट्रेशन पावर किसकी होगी, अल्फा की। तो ये आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है पेनेट्रेशन पावर का। जिसकी पेनेट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी उसकी आयोनाइजेशन पावर सबसे कम होगी, मतलब वो गैस को कितना आयोनाइज कर सकता है। तो आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी किसकी, अल्फा की, उसके बाद होगी बीटा की, और सबसे कम आयोनाइजेशन पावर किसकी होगी, गामा की। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या इंपैक्ट पड़ेगा इनके ऊपर, तो अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बीटा पार्टिकल भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जबकि गामा रेज की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके एनर्जी स्पेक्ट्रम की बात की जाए, किस तरह का इनका एनर्जी स्पेक्ट्रम बनेगा, तो अल्फा पार्टिकल के लिए जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, लाइन या डिस्क्रीट, बिखरा हुआ। बीटा पार्टिकल के लिए जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूअस बनेगा, और जबकि गामा रेज के लिए भी जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो लाइन या डिस्क्रीट बनेगा। किसी मैटर मतलब जो पदार्थ है, पदार्थ के साथ इनका म्यूचुअल इंटरेक्शन किस तरह का होगा, तो ये हीट प्रोड्यूस करेंगे, बीटा पार्टिकल भी हीट प्रोड्यूस करेंगे। जो गामा रेज है या फोटोन है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट या पेयर प्रोडक्शन। तो गामा रेज जब किसी मैटर के साथ, किसी पार्टिकल किसी एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, 3 इफेक्ट हो सकते हैं, या तो पेयर प्रोडक्शन होगा, या कॉम्पटन इफेक्ट आएगा, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। अल्फा रेज के लिए जो इसकी डिके की इक्वेशन है वो कैसे होगी, मान लो कोई एलिमेंट है ZXA, तो इसका अल्फा डिके होगा तो इसमें 2 प्रोटॉन नंबर कम हो जाएंगे और 4 मास नंबर कम हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ZXA है और अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, तो प्रोडक्ट जो बना वो बन गया Z प्राइम और YA प्राइम, Z प्राइम YA प्राइम। तो हमें ये पूछा जाएगा एन अल्फा, ये एन अल्फा की वैल्यू बताओ, तो कैसे निकालोगे, A प्राइम में से A माइनस कर दोगे, एटॉमिक मास बाद वाला माइनस पहले वाला माइनस कर दिया, और अल्फा पार्टिकल का जो एटॉमिक मास है वो कितना है,